ठीक है, ये इतना हो गया था। एग्जाम में सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी, वैलिड वॉइड। ठीक है। डाउट? अभी किसी को डाउट हो तो अभी बताओ, बीच में मत करना फिर। देखो, जो मेन सोर्स है वो कुरान है, बाकी सुन्ना इजमा ये भी सारे सोर्सेज हैं। ठीक है, मेन सोर्स कुरान है। ठीक है, सुन्ना भी प्राइमरी सोर्स है, इजमा भी प्राइमरी सोर्स है, ये सब प्राइमरी सोर्स ही होते हैं, लेकिन जो मेन सोर्स है वो कुरान है। कल का क्लास का गेम्स नहीं दे पाऊंगा यार, बहुत बड़ी क्लास थी। ठीक है, पूरा एक काम करो आप लोग, जिसने नहीं देखा या कल जो नहीं था वो ये लोग यूट्यूब में अभी लेक्चर अपलोड कर देंगे, तो वो आप लोग लेक्चर देख लेना। ठीक है। चलो ठीक है, तो बात की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमको पढ़ना है पहले, सबसे पहले इद्दत। देखो, नोट्स तुम लोग खुद से बनाओ, मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग उस टाइम पे भी लिखते जाया करो। इसके बाद यूट्यूब पे जब वीडियो आ जाता है तो आप वीडियो को ना 2x फॉरवर्ड करके या 1.5x करके स्पीड में फॉरवर्ड करके और नोट्स बना लो खुद से, ज्यादा बेटर रहेगा, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। क्योंकि देखो, कोई भी सोर्स कोई भी नोट्स ना कंप्लीट नहीं होता है। अब मेरे पास कोई नोट्स नहीं है बने बनाए जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं। एबीपी, नेवरेस या ये लोग प्रोवाइड कर सकते हैं आपको, लेकिन वो भी हर नोट्स या कोई भी बुक या कोई भी सोर्स कंप्लीट नहीं होता है। ठीक, कुछ ना कुछ मिसिंग रहता है। तो अगर नोट्स प्रोवाइड होते हैं तो अच्छी बात है। आप लोग कोशिश करना कि जैसे मैंने जो पढ़ाया है ना, आप उसके भी नोट्स कुछ बना लो। ठीक है, मैं बंद कर रहा हूँ वीडियो। ठीक, अभी ब्रेक हो रही है। ठीक है, तो यूट्यूब में जब लेक्चर अपलोड हो जाते हैं ना, तो उससे भी आप लोग थोड़ा सा बना लेना। 2 मिनट वेट करना है, मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट। दो मिनट वेट कर लो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, एक बहुत अर्जेंट काम है, 2 मिनट के अंदर। ठीक।
हेलो। अब आ रही है बस। तो सॉरी यार, थोड़ा सा बहुत अर्जेंट काम पड़ गया था, इसलिए जाना पड़ा। ठीक है यार, चलो अब लेट नहीं करेंगे, जल्दी से आप लोगों का शुरू करता हूँ। तो हम लोगों ने मैरिज पढ़ लिया था, ठीक है। सोर्सेस ये सब हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इद्दत, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इद्दत। आपसे इद्दत पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इद्दत क्या है बेसिकली? इद्दत आप ये समझ लो, एक टाइम पीरियड है या एक पीरियड है जिसमें जो मुस्लिम वुमेन है वो रीमैरी नहीं कर सकती। मतलब जैसे उसकी शादी टूट जाती है, डिसोल्यूशन हो जाता है, डिसोल्यूशन किसी भी वजह से, डाइवोर्स हो गया या हस्बैंड की डेथ हो गई, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड, एक जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो मुस्लिम वाइफ है वो रीमैरिज नहीं कर सकती, ठीक है। उस पीरियड को बोलते हैं इद्दत। ये इद्दत कॉन्सेप्ट क्यों आया? इसलिए आया कि भाई जैसे मान लीजिए कोई वाइफ, हस्बैंड वाइफ है, उनके डाइवोर्स हो जाता है, ठीक है। तो इन केस अगर वो वाइफ प्रेग्नेंट है, तो जो अ, उसका जो बेबी होगा, उसकी ना पैटर्निटी या उसके जो फादर हैं वो कौन होगा, ये डिसाइड किया जा सके, ठीक। कि भाई यही फादर होगा। मान लो जैसे उसने आज इनका डाइवोर्स हुआ और उसने 2 दिन बाद शादी कर ली, ठीक है। तो 2 दिन बाद शादी कर ली और इसके बाद वो प्रेग्नेंट थी, तो अब ये कोई पता नहीं कर सकता ना कि भाई ये फॉर्मर हस्बैंड का बच्चा है या जो प्रेजेंट है उसका, ठीक है। तो इसलिए एक टाइम पीरियड डाला गया मुस्लिम पर्सनल लॉ में, जिसे इद्दत बोलते हैं। इस पीरियड के दौरान जो मुस्लिम वुमेन है वो शादी नहीं कर सकती, कि भाई इस टाइम तक शादी नहीं कर सकते। तो वो कुछ टाइम है, अगर मान लो जैसे कुछ टाइम तक शादी नहीं कर पाए किए, तो फिर पता चल जाएगा कि हाँ भाई अगर वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है, ठीक। तो इसमें मैंने आपको से बताया था कि सुन्नी लॉ में अगर इद्दत के टाइम पे शादी कर लेते हैं तो इरेगुलर होती है, और सिया में वॉइड होती है, ठीक है। ये सब पीछे लेक्चर में ये सब देख लेना, ठीक। तो अब इद्दत अलग अलग पीरियड होता है इद्दत का भी। तो इद्दत का जैसे होता है, मान लो डेसोलेशन ऑफ मैरिज बाई डाइवोर्स, मतलब अगर डाइवोर्स हो गया, तलाक दे दिया, तो इद्दत पीरियड कितना होगा? तो इसमें इद्दत पीरियड होता है 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना, उस पर 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी पीरियड होती है। अब आप भी समझ लो कि 3 महीना एक तरीके से, ठीक है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, होती है कि ओल्ड एज की वजह से या कुछ, तो उस टाइम पे 3 लूनर साइकिल बोलते हैं। तो मतलब बेसिकली वो एक हो जाता है अप्रॉक्स 3 मंथ। तो अगर डाइवोर्स से वो होती है, डाइवोर्स होता है, तो जो इद्दत पीरियड होगा वाइफ का, कि इस पीरियड तक वो शादी नहीं कर सकती, वो होगा 3 महीने, ठीक है। 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक। अगर बता रहा हूँ भाई, अब बता रहा हूँ, रुक लो थोड़ा। अगर वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, इन केस वो प्रेग्नेंट है, तो जो इद्दत पीरियड होगा वो होगा उसकी डिलीवरी तक। मतलब जब तक डिलीवरी नहीं हो जाएगी तब तक इद्दत पीरियड चलेगा, ठीक है। आप ये मत करो, 3 महीने समझ लो कि 3 महीने होता है, ठीक है। और अगर वो प्रेग्नेंट है तो डिलीवरी तक चलेगा, ठीक है। अब भैया इसके बाद ये क्या होता है? 4 मंथ और 10 दिन का क्या होता है? क्या होता है? 4 मंथ और 10 डेज का होता है ना, 4 मंथ और 10 डेज का, उसका अरे क्या रुक जाओ, होता है? तुम लोग पहले म्यूट मत करो, मैं बताऊंगा, अभी रुक जाओ ना यार। ठीक है। ये सारी चीजें बताऊंगा मैं। अभी म्यूट, अब कोई म्यूट मत करना, अनम्यूट मत करना, सॉरी कह रहा। जिसको जो करना है ना, चैट में लिख दो, मैं बता दूंगा, ठीक है। जब अगर कोई चीज रह जाती है तब पूछो, आगे आगे मत चलो। अगर मैं अभी डाइवोर्स का बता रहा हूँ तो पहले डाइवोर्स सुन लो, कि डाइवोर्स से अगर मैरिज टूटती है तो इद्दत पीरियड क्या होगा, ठीक। तब 3 महीने का होगा, ठीक है। 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली जो एग्जैक्टली होता है 3 मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक। बट आपके लिए 3 महीना की 3 महीना एक अप्रॉक्स समझ लो कि 3 महीने, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि अगर डेथ हो जाती है हस्बैंड की, ठीक है, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डेथ ऑफ हस्बैंड, तब जो इद्दत पीरियड वो होगा 4 महीने 10 दिन, ठीक। डाइवोर्स के केस में होगा 3 महीने। अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो 4 महीने 10 दिन। अब आ गया समझ में कि 4 महीने 10 दिन क्या है?
आगे आगे मत चलो, ठीक है? सुनते जाओ पहले, फिर अगर कोई चीज रह जाती है तो फिर पूछ लेना, ठीक? अब आप कहीं से पढ़ के आए हो, आगे आगे चल रहा है एक्स्ट्रा नॉलेज दिखाने के लिए, इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है? बीच बीच आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब ही करोगे, तो बस सुन लो, अगर फिर अगर कोई चीज रह जाती है तो जरूर पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आपको जितना हो सकेगा मैं अच्छे से बताऊंगा, ठीक है? तो इद्दत पीरियड डाइवोर्स के केस में क्या होगा? 3 महीना। और अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो क्या होगा? 4 महीने 10 दिन। बट अगर प्रेग्नेंट है तो डिलीवरी तक, ठीक है? वो इद्दत का पीरियड होता है। अब क्या है कि इसमें इद्दत में एक चीज और होती है, जैसे मान लो किसी का डाइवोर्स हुआ, ठीक है? तो इद्दत पीरियड में वाइफ गई 3 महीने के लिए, ठीक? और वो 3 महीने का खत्म होने की, एक्सपायरी होने के पहले उसके हस्बैंड डेथ हो गई, ठीक है? उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो उसको दोबारा से 4 महीने 10 दिन का इद्दत पीरियड करना पड़ेगा, ठीक? तो मैं मान लो जैसे डाइवोर्स हुआ, 3 महीने के लिए इद्दत पीरियड था, उसी बीच हस्बैंड की डेथ हो गई, तो जिस दिन डेथ हुई उस दिन से फिर से उसको 4 महीने 10 दिन आगे फिर से इद्दत पीरियड फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक? एक्स्ट्रा, ठीक? ये समझ लो। आ गया समझ में? 3 चीजें हो गई डाइवोर्स के केस में, डेथ के केस में, और डाइवोर्स होने के बाद अगर डेथ हो जाती है हस्बैंड तो उसका केस, ठीक? और इसमें एक चीज और होती है कि जो ये इद्दत पीरियड होता है ना, जिस दिन से डाइवोर्स या डेथ हुई उसी दिन से होता है। मान लो ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे मान लो डाइवोर्स दे दिया मुस्लिम में, इसमें डाइवोर्स के बहुत सारे कंडीशन होते हैं, मैं बताऊंगा। तो या डेथ हो गई हस्बैंड की, तो जो वाइफ है उसको बहुत टाइम, 2 महीने 4 महीने बाद पता चला कि भाई डेथ हो गई या डाइवोर्स हो गया, ठीक है? तो जिस दिन से डेथ हुई या डाइवोर्स हुआ, इद्दत पीरियड उसी दिन से काउंट होगा, ना कि जिस दिन से वुमन को इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक? अगर ऐसा हुआ कि मान लो इन्फॉर्मेशन मिली 4 महीने 10 दिन बाद हस्बैंड की डेथ हो गई, और उसको इन्फॉर्मेशन मिली 5 महीने बाद, ठीक है? तो उसको अब इद्दत पीरियड करने की जरूरत नहीं है, उसका इद्दत पीरियड ओवर हो गया, ठीक? इसमें एक चीज ये भी होती है कि जो हस्बैंड होता है वो भी, अगर जो डाइवोर्स वाइफ का इद्दत पीरियड चल रहा है, वो भी उस टाइम तक रीमैरी नहीं कर सकता, शादी नहीं कर सकता, ठीक है? देखो उसका डाइवोर्स हो गया था तो हस्बैंड के क्या रिलेशन, ये कोई काम, ये उनको पर्सनल लॉ में उन्होंने लिखा हुआ है, आपको एज इट इज पढ़ना है कि भाई उसकी अगर वो कर रही है उस टाइम पे हो गया, इसकी रीजनिंग नहीं है, और मुझे लगता है रीजनिंग आपके लिए अभी काम की भी नहीं है, मुझे भी एग्जैक्टली रीजनिंग पता नहीं है, और इसकी रीजनिंग आपके लिए कोई रिलेटेड है ही नहीं। आपको सिर्फ फैक्ट जानना है अभी, हमने भी फैक्ट ही पता है हमको भी, जितना हमने एलएलबी में पढ़ा हमको भी फैक्ट ही बताया गया, इसकी रीजनिंग नहीं बताई गई हमको भी कि भाई 3 महीने हो गया फिर इसके बाद डेथ हो गई तो 4 महीने 10 दिन फिर क्यों करना पड़ेगा, इसकी रीजनिंग मुझे नहीं पता है, हमको पढ़ाई भी नहीं गई, और मुझे लगता है आप लोगों के कोई काम की भी चीज नहीं है, ठीक? बस ये याद कर लो, ऐसा होता है, ठीक है? आ गया इद्दत समझ में? अभी किसी को कोई कंफ्यूजन है इद्दत में? अभी हो तो जल्दी से लिखो चैट में। हाँ, इसमें हस्बैंड भी जब तक इद्दत पीरियड चल रहा है तो हस्बैंड भी नहीं कर सकता, ठीक है? इसमें लिखा हुआ है द हस्बैंड इज आल्सो प्रोहिबिटेड फ्रॉम रीमैरिंग ड्यूरिंग द इद्दत ऑफ हिज डाइवोर्स वाइफ। इद्दत बेसिकली क्या है सब बता देने एक बार फिर से। देखो इद्दत, इतना समझो इद्दत क्या है। इद्दत एक ऐसा पीरियड है जिसमें जो वाइफ है वो रीमैरिज नहीं कर सकती। बेसिकली इसका काम है कि भाई जो अगर बच्चा है, अगर वो प्रेग्नेंट है, तो उसकी पेनिट्री, उसके फादर कौन है इसका पता लगाया जा सके। इस ये काम है इद्दत का कि भाई अगर जैसे 3 महीने है, 3 महीने वो 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, अगर तीनों मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके हो रहे हैं इसका मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं है, ठीक? तो वो उसका इद्दत पीरियड खत्म और वो शादी कर सकती है। भाई वो प्रेग्नेंट नहीं है, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है, सिर्फ मेन ये होता है। अगर वो प्रेग्नेंट है तो इद्दत पीरियड जो वो रीमैरिज नहीं कर सकती जब तक उसका चाइल्ड बर्थ, जब उसके चाइल्ड का बर्थ नहीं हो जाता, ठीक है? इद्दत पीरियड अप्लाइड फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, राइट सर? देखो बेसिकली वाइफ के लिए है, ठीक है? बेसिकली वाइफ के लिए है, बट हस्बैंड के लिए भी है कि हस्बैंड शादी नहीं कर सकता, बट है वाइफ के लिए ही कि वाइफ को ही इद्दत पीरियड वो करना पड़ता है, ठीक है? इसके बाद क्या है? इसके बाद हम पढ़ेंगे मुता मैरिज, ठीक है? मुता मैरिज क्या होता है? मुता मैरिज है एक तरीके से एक टेम्परेरी मैरिज। मुता का मतलब होता है इंजॉयमेंट, मतलब ऐसी मैरिज जो सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए की जाए,
ठीक है। ठीक। तो क्या लिख रहा है? ठीक है, इद्दत बेसिकली वाइफ के लिए होता है, ठीक है। वाइफ के लिए होता है बेसिकली। वाइफ को ही करना पड़ता है इद्दत पीरियड। ठीक। क्या है? यार मेरे में कॉल आ रहा है एक बार ना, तो उसकी वजह से बंद हो जा रहा है बार बार। ठीक है। मुता मैरिज क्या है? मुता मैरिज इज अ काइंड ऑफ टेम्परेरी मैरिज रिकॉग्नाइज्ड इन द शिया लॉ ऑफ मुस्लिम लॉ। मतलब ये सिर्फ शिया लॉ में होती है, सुन्नी लॉ में रिकॉग्नाइज नहीं है मुता मैरिज। ठीक है, शिया लॉ में होती है, और ये टेम्परेरी मैरिज है, मतलब कुछ दिन के लिए, कुछ साल के लिए मैरिज करने का एक वो है कि भाई इस टाइम पे कर लिया, इतने दिन के लिए मैरिज कर ली या कुछ साल के लिए मैरिज कर ली। ठीक है। तो शिया लॉ में नहीं है, सुन्नी लॉ में, शिया लॉ में है, सुन्नी लॉ में नहीं है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक कोई मेल सिया, ठीक है, मेल सिया जो है वो मुस्लिम, क्रिश्चियन या ज्यूइश इनसे मुता मैरिज कर सकता है। इसमें फायर वर्शिपिंग वूमेन भी आती है। फायर वर्शिपिंग वूमेन मतलब जो जो रस्टियंस होते हैं वो फायर, हम हिंदूज नहीं आते, हिंदू आइडल वर्शिपिंग होते हैं। ठीक है। तो मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यूइश और फायर वर्शिपिंग वूमेन से मेल सिया, ठीक, वो मुता मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है। हिंदू से करेगा तो वो वाइड होती है, और जो फीमेल सिया है वो सिर्फ मुस्लिम से कर सकती है, नॉन मुस्लिम से नहीं कर सकती। ठीक है। और इसमें जो चिल्ड्रन इसमें जो चिल्ड्रन होंगे, मुता मैरिज से अगर कोई चिल्ड्रन होते हैं तो वो लेजिटिमेट होते हैं। ठीक। समझ में आया मुता मैरिज? मुता मैरिज बेसिकली बस एक, तो समझ लो कि सिर्फ एक कुछ पीरियड के लिए या कुछ उसके लिए एक शादी है कि भैया कुछ कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए शादी करना, ये एक वो होता है। ठीक है, लेजिटिमेट होते हैं मुता मैरिज में, जो होते हैं लेजिटिमेट होते हैं। ठीक है। ये मुता मैरिज होती ही इसीलिए थी, सब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है उसमें, आपको जाने की जरूरत नहीं है। बिजनेस में पहले बहुत लोग 6 6 महीने, 7 7 महीने के लिए बिजनेस में चले जाते थे, नहीं आते थे, उस टाइम पे वहां पे शादी कर ली, कुछ दिन के लिए कर ली। ठीक है। तो उनसे अगर कोई बच्चा हो जाता है तो उसको कुछ राइट, कुछ तो उनके पास तो कुछ राइट ही नहीं होता, तो उसको कुछ राइट दिलाने के लिए एक कॉन्सेप्ट रखा गया था। ठीक है, ये सब चीजें थी वो, अभी आपको उसकी हिस्ट्री कोई जो नहीं है, कुछ टाइम के लिए शादी करते हैं उसको बोलते हैं मुता मैरिज। ठीक है। शिया लॉ में होता है, सुन्नी लॉ में नहीं होता है। अब इस टाइम पे तो मतलब होता ही नहीं है, पहले होता था, अब कहीं नहीं मिलेगा आपको ये चीज। ठीक है, पहले की चीजें थी, बट होती है, पर्सनल लॉ में दी है, तो इसलिए हमको पढ़नी है। ठीक है। अब अब हम करेंगे डावर। डावर को बोलते हैं महर। ठीक है। शिया में होती है, सुन्नी में नहीं होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अब हमको जो पढ़ना है वो है महर। महर बोलते हैं डावर। ठीक। मैं लिखता हूँ। महर, इसको महर बोलते हैं, डावर। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं डावर। ठीक।
तो बेसिकली ये डावर या महर क्या होता है? तो डावर आपको डावरी जैसा लग रहा होगा, बट ये डावरी नहीं है। इसका डावरी है उससे कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है, ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट है डावर का। मतलब इसमें क्या होता है कि हस्बैंड है वो कुछ प्रॉपर्टी या एक मनी, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी या मनी जो है हस्बैंड जो है वो वाइफ को एज ए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट देता है। ठीक है, कि देता है कि मस्ट हस्बैंड मस्ट पे टू द वाइफ टू एक्नॉलेज हर डिग्निटी एज एज हिज वाइफ। मतलब उसकी एक्नॉलेज करने के लिए, उसकी डिग्निटी एज हिज वाइफ की, भाई एक्नॉलेज करने के लिए कि यह वाइफ है। तो एज ए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट कुछ अमाउंट या कुछ प्रॉपर्टी हस्बैंड जो है वाइफ को देता है, उसको बोलते हैं महर। ठीक है, ये दी जाती है और मस्ट है, देना है। ठीक है, तो जब ये शादी होती है ना, निकाह होता है, उस टाइम पर या तो उसी टाइम पे दी जाती है या फिर डाइवोर्स के टाइम पे दी जाती है। ठीक है, ये देनी पड़ती है इसको। क्या होता है, हाफ प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा। हाफ प्रॉपर्टी नहीं होती है, कुछ अमाउंट होता है। ठीक, जरूरी नहीं है कि फिक्स करने के ऊपर है, कितनी फिक्स करनी है, जितनी आप फिक्स करोगे उस हिसाब से मिलती है। तो डावर क्या है? अकॉर्डिंग अब्दुल रहीम के अकॉर्डिंग क्या है? मेहर और डावर इज दैट सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी विच ए मुस्लिम वाइफ इज इंटाइटल्ड टू गेट फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन मैरिज एज ए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स हरसेल्फ। ठीक है, तो ये कोई गिफ्ट नहीं है, ये कोई कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, बस एज ए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट हस्बैंड जो है वो वाइफ को देता है। क्या पहले इसका कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट नहीं था, बाद में आया, पुराने उनके बाद जब आया, इसका क्या थोड़ा सा ये था कि भाई हस्बैंड के पास ना बहुत राइट्स थे, बहुत हर चीज जो राइट है ना मुस्लिम लॉ में ज्यादातर हस्बैंड के पास है, वाइफ के पास बहुत कम राइट्स हैं। ठीक है, तो एक हस्बैंड के ऊपर थोड़ा सा ऑब्लिगेशन लगाने के लिए और वाइफ को एक रिस्पेक्ट देने के लिए ये कॉन्सेप्ट डावर का आया था। ठीक है, कि वाइफ को कुछ रिस्पेक्ट कुछ दिया जाए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, डावर दो तरीके के होते हैं। ठीक है, पहला होता है, पहला होता है ठीक है, पहला होता है स्पेसिफाइड और दूसरा होता है अनस्पेसिफाइड। लिख लेना आप लोग। ठीक है, अनस्पेसिफाइड वही सेम स्पेलिंग है। ठीक है, स्पेसिफाइड दूसरा अनस्पेसिफाइड। तो स्पेसिफाइड में क्या क्या होते हैं? चलिए मैं पहले बता देता हूँ स्पेसिफाइड क्या होता है। ठीक है, स्पेसिफाइड के भी दो पार्ट्स होते हैं, पहले मैं स्पेसिफाइड बताता हूँ। स्पेसिफाइड होता है कि जो अमाउंट ऑफ डावर है वो मैरिज के टाइम में, जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, निकाहनामा, मैरिज निकाहनामा बनता है, ठीक है, वो उसी टाइम पे फिक्स कर दी जाती है कि भाई इतनी डावर आपको देनी पड़ेगी। ठीक, तो जो डावर एट द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स कर दी जाती है उसे बोलते हैं स्पेसिफाइड डावर। ठीक, अब स्पेसिफाइड डावर में दो, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रॉम्प्ट डावर, प्रॉम्प्ट, एक होता है डिफर्ड। ठीक है, प्रॉम्प्ट डावर और डिफर्ड डावर। तो प्रॉम्प्ट डावर ये दोनों स्पेसिफाइड डावर के पास है। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट डावर क्या होता है कि प्रॉम्प्ट डावर में ना जिस टाइम पे शादी होगी, ठीक है, तो उसी टाइम पे देना पड़ता है। प्रॉम्प्ट डावर इज पेएबल इमीडिएटली ऑन द मैरिज टेकिंग प्लेस एंड इट मस्ट बी पेड ऑन डिमांड। मतलब वाइफ की डिमांड पे, जिस टाइम पे मैरिज होगी तभी मैरिज के टाइम पे ही देना पड़ता है। ठीक है, अगर आप कोई आप वो कंडीशन रख देते हैं या मान लो मान जाते हो कि भाई वाइफ कह देती है कोई बात नहीं आप बाद में दे दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में दे सकते हैं। बट जो प्रॉम्प्ट डावर होता है वो मैरिज के टाइम पे ही देनी पड़ती है। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रॉम्प्ट डावर। फिर डिफर्ड डावर होता है। डिफर्ड डावर क्या होता है? जो ऐसा डावर जो अभी भी नहीं आ रहा था। अब वॉइस क्लियर आ रही है? ठीक है, रुक जाओ, पहले इसको बता देता हूँ, फिर बताऊंगा। ठीक है, डावर हो गया स्पेसिफाइड, अनस्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड में दो पार्ट हो गए, प्रॉम्प्ट और डिफर्ड। ठीक है, स्पेसिफाइड क्या होता है? स्पेसिफाइड होता है कि भाई मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे ही डावर जो है वो स्पेसिफाई कर दी जाती है, लिख दी जाती है कि भाई इतनी डावर आपको देनी है। ठीक,
प्रॉम्प्ट डावर स्पेसिफाइड का पार्ट है। प्रॉम्प्ट में क्या होता है कि मैरिज के टाइम पे ही डावर देनी पड़ती है, ठीक। डिफर्ड डावर क्या होता है, जब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होता है, ठीक है, आइदर बाय डेथ और डाइवोर्स, ठीक, उस टाइम पे डावर देनी पड़ती है। मान लो डाइवोर्स हो गया, तो डाइवोर्स के टाइम पे हस्बैंड है, उस टाइम पे उसको वो देगा, डावर देगा कि भाई डाइवोर्स हो गया है, अब ये डावर आपकी जो फिक्स हुई थी, ये डावर आप लीजिए, ठीक है। डेथ हो जाती है, अगर मान लो हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तब भी डावर मिलता है। तो वो जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी से डावर दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद एक होता है अनस्पेसिफाइड। अनस्पेसिफाइड को भी उसके तीन नाम है, ठीक है। अनस्पेसिफाइड को बोलते हैं प्रॉपर, प्रॉपर डावर या कस्टमरी डावर। प्रॉपर डावर या कस्टमरी डावर। अनस्पेसिफाइड डावर होता है, ये होता है कि जब डावर का जो अमाउंट है वो फिक्स नहीं किया गया है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। मान लो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स किया ही नहीं गया मैरिज की भाई इतना डावर देना है, या फिर वाइफ ने बोल दिया कि उसे डावर चाहिए ही नहीं, ठीक है, इसके बावजूद डावर दिया जाएगा। डावर मस्ट है, मतलब डावर मिलना ही मिलना है। तो अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया, अमाउंट कोई फिक्स नहीं की गई, इसके बावजूद भी उसे डावर मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब बाद में वो डावर कैसे फिक्स होगा, ठीक है, वो फिर देखते हैं। मतलब आप बता दूं ऐसे देखने के लिए क्या होता है कि मतलब जैसे उसकी कोई बहनें हैं, मतलब वाइफ है, उसकी कोई बहनें हैं, उनकी बहनों, उसकी बहन के शादी में कितनी मैरिज में निकाह में कितनी फिक्स हुई थी, या उसकी फादर सिस्टर मतलब बुआ के में कितनी फिक्स हुई थी, ये सब देखते हैं उस टाइम पे कि कैसे वो करना है, कितनी डावर देनी है, सेटल करनी है, वो उस टाइम पे देखी जाती है, ठीक है। तो स्पेसिफाइड में फिक्स हो जाती है, तो अनस्पेसिफाइड प्रॉपर या कस्टमरी में फिक्स नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें सुन्नी लॉ में देखो क्या है, बेसिकली सुन्नी लॉ में कोई मैक्सिमम अमाउंट नहीं है, जितनी चाहो दे सकते हो, कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम अमाउंट की। डावर जितनी मर्जी चाहे दे सकते हो, ठीक है। लेकिन एक हनाफी लॉ में ये होता है कि मिनिमम एक है कि भाई मिनिमम देने के लिए ये होता है, ठीक है। तो वो 10 दिरहम, दिरहम करेंसी है अरब की, ठीक है। तो हनाफी लॉ में ना क्या होता है, 10 दिरहम, दिरहम लिख देता हूँ मैं, दिरहम्स, ठीक है। हनाफी लॉ में 10 दिरहम्स, मतलब मिनिमम 10 दिरहम देनी है, मैक्सिमम की लिमिट नहीं, ठीक है। ये हनाफी और जैसे सुन्नी लॉ के उसके स्कूल हैं, ठीक है। और मलिकी में मलिकी बताया था ना, हनाफी मलिकी, मलिकी में 3 दिरहम होती है। दिरहम करेंसी है, और 1 दिरहम 20 रुपए के इक्वल होता है इस टाइम पे, मतलब अभी के टाइम में 20 रुपए के इक्वल होता है। मुस्लिम तब पर्सनल लॉ बना था, तब उन्होंने ये लिखा हुआ था। तो मतलब अगर मिनिमम दिया गया है 10, तो आप समझ लो 10 × 20, ठीक है, इतना आपको देना है, 200 रुपए, ठीक है। ये एक मिनिमम है सुन्नी लॉ में, मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम नहीं है, ठीक। बट सिया लॉ में क्या है, ठीक, सिया लॉ में क्या है कि भाई उनका एक मैक्सिमम है कि भाई इससे ज्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। मिनिमम का कुछ नहीं क्राइटेरिया है, बट मैक्सिमम का क्राइटेरिया है सिया लॉ में कि भाई इससे ज्यादा नहीं सकते। वो कितना है, 500 दिरहम्स, मतलब सिया लॉ में यह है कि 500 दिरहम से ज्यादा आप डावर नहीं दे सकते, ठीक। अगर वो ये केस उस टाइम के हैं जब डावर फिक्स नहीं की गई, ठीक। तो ये 500 दिरहम क्यों रखा गया, 500 दिरहम इसलिए रखा गया कि जो प्रॉफिट थे, उनकी जो डॉटर थी फातिमा, तो उनकी मैरिज में 500 दिरहम डावर रखी गई थी। तो एज ए रिस्पेक्ट सिया जो है वो ये कहते हैं कि भाई इससे ज्यादा, अगर प्रॉफिट ने 500 दिरहम दी थी, तो उससे ज्यादा हम नहीं रख सकते, उससे ज्यादा हम नहीं रखेंगे। तो मैक्सिमम सिया लॉ में 500 दिरहम है, सुन्नी लॉ में कोई मैक्सिमम नहीं है, ठीक है। ये इतना आप लोगों को डावर आपका कंप्लीट हो गया।
सॉरी यार, बैक हो गया था। ये कॉल आ रही है ना बार बार, पता नहीं कौन कॉल कर रहा है, बार बार कॉल आ रही है तो बैक हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका डावर कंप्लीट हो गया। और वो चैट सारी जा चुकी है, मैंने चैट नहीं देख पढ़ पाऊंगा मैं, पहले क्या था। अब इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, मैं इसका डावर का डाउट क्लियर कर दूं साथ ही साथ। चलो पहले डाउट बताओ। ठीक है सर, काइंडली रिपीट वंस अगेन फॉर सुन्नी लॉ। सुन्नी लॉ के लिए कोई मैक्सिमम नहीं है, ठीक है। बट उसमें हनाफी में क्या होता है, हनाफी लॉ जो हनाफी स्कूल है उसमें 10 दिरहम और मलिकी में 3 दिरहम। ठीक है, मैक्सिमम कुछ नहीं है। सिया लॉ में मैक्सिमम 500 दिरहम है। ठीक है, दिरहम आज की डेट में 1 दिरहम 20 रुपए होता है। ठीक। हाँ भाई, मुता वैलिड वैलिड होती है, तभी तो सब। वैलिड नहीं होती तो करते क्या हो। सुन्नी में वैलिड होती है, सिया में वैलिड होती है, सुन्नी में वैलिड होती है, फिर से बता दूं। ठीक है। तो हर गुरुजी मैं ये जगह कह रहा था कि ये जो 3 तलाक है तो अब मतलब लागू हो गया, अब तो हट गई ना सारी चीजें, या अब भी हैं? भाई अभी भी है। वो ये अच्छा। चैट में लिखो ना, 3 तलाक हट गया, but तलाक थोड़ी हट गया। तलाक अभी 10 तरह के तलाक होते हैं। ओहो। अभी तलाक जब हमें भी बताऊंगा तब सुनना। ठीक है, कहाँ कहाँ एक तरह तक का तलाक पढ़ेंगे? नहीं होता। पढ़ने पड़ेंगे भाई, आते हैं सब एग्जाम में। चलो ये आप अच्छा, वो तो मत हमारी करो। शादी नहीं होएगी सर? एबीपी से कोई है भाई, ये म्यूट वाला आप ऑप्शन बंद करो। बार बार ऐसे म्यूट पूछेंगे तो मैं कब तक ये करता रहूंगा। चैट में लिख दो जो भी डाउट है। ठीक है, डावर में मनी मनी प्रॉपर्टी दोनों होता है। ठीक है, अनस्पेसिफाइड डावर क्या है, अनस्पेसिफाइड में ना मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में डावर को स्पेसिफाई नहीं किया जाता। ये नहीं बताया जाता कि भाई इतनी डावर देनी है, कि आप वाइफ ऐसे भी बोल देती है कि भाई मुझे डावर नहीं चाहिए, फिर इसके बाद भी उसे डावर दी जाती है। डावर मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, डावर किस फॉर्म में होता है भाई, मनी होगा, प्रॉपर्टी होगा। ठीक, कस्टमरी डावर बता दिया, वही प्रॉपर कस्टमरी अनस्पेसिफाइड डावर एक ही चीज है, तीनों एक ही चीज है, अनस्पेसिफाइड प्रॉपर और कस्टमरी। ठीक है, प्रॉपर्टी या मनी दोनों हो सकता है। चलो अब ये हो गया। अब हम डाइवोर्स तलाक जो है ना, तलाक पढ़ लेते हैं। तलाक क्या क्या होते हैं। तो तलाक बेसिकली, जो तलाक के सारे राइट्स दिए हैं, मतलब सारे राइट्स लगभग हस्बैंड को दिए हुए हैं। ठीक है, वाइफ को बहुत लिमिटेड राइट्स हैं, बहुत ही लिमिटेड राइट्स। जो पर्सनल लॉ की बात बता रहा हूँ, जो पर्सनल लॉ में दिया है हमसे, उसमें हस्बैंड को ही जो सारे राइट्स दिए हैं। ठीक है, वाइफ को बहुत कम राइट्स हैं। ठीक, तो इसमें क्या क्या होता है, मैं लिखता जा रहा हूँ। ठीक, ठीक है, तो पहला एक लिखिए आप, तलाक, तलाक उल सुन्नत। ठीक है, दूसरा होता है तलाक उल बिद्दत। ठीक है, तलाक उल सुन्नत, तलाक उल बिद्दत। ठीक, दो हो गए। तो लिखते जाओ, फिर मैं इनको थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगा। अभी सिर्फ आपके नाम जरूरी है, बट अभी ये लिख लेना। ठीक है, तलाक उल सुन्नत, तलाक उल बिद्दत। ठीक है, अब इसमें एक और होता है तलाक, तलाक तफवीज। ठीक है, तलाक उल सुन्नत हो गया, बिद्दत हो गया, तलाक तफवीज हो गया। ठीक, इसके बाद होता है खुला। ठीक, लिखते जाना आप लोग। ठीक है, खुला के बाद होता है मुबारत। खुला हो गया, मुबारत। ठीक, मुबारत इसके बाद होता है जुडिशियल डाइवोर्स। ठीक है,
जुडिशियल डाइवोर्स। अब मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ ये क्या होते हैं। ठीक। आवाज नहीं आ रही? क्लियर है? आवाज क्या आ रही कि नहीं आ रही? तलाकुल सुन्नत, तलाकुल बिद्दत, तलाक तफवीज, खुला, मुबारक और जुडिशियल डाइवोर्स। ठीक है, इतनी चीजें होती हैं। अब थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज दे देता हूँ आपके में, सिर्फ नाम आएंगे अगर पूछेगा भी, लेकिन आपको थोड़ा एक बेसिक दे देता हूँ। अब एक सबसे पहले शुरू करेंगे तलाकुल सुन्नत। ठीक। तलाकुल सुन्नत के भी दो पार्ट हैं। ठीक है, पहला है असन। असन, दूसरा है हसन। ये तलाकुल सुन्नत के पार्ट हैं। ये जो तलाकुल सुन्नत है इसको बोलते हैं वो रियो क्या बोलते हैं, सॉरी सॉरी, रिको नहीं, रिवोकेबल। ठीक है, मतलब इसको रिवोक किया जा सकता है। ठीक है, रिवोकेबल तलाक है। ठीक है, रिवोकेबल का क्या मतलब है कि मतलब अगर तलाक दे भी दिया तो एक टाइम पीरियड है कि इस टाइम तक आप तलाक है वापस ले सकते हैं। इसमें बेसिकली ज्यादा 90 डेज एक वो समझ लो कि 90 डेज एक वो होता है रिवोकेबल तलाक है। ठीक है, तो इसमें एहसान और वो एहसान कह रहा हूँ, हसन और हसन। हसन में क्या होता है कि इसमें ये मोस्ट प्रॉपर है तलाक का। ठीक है, मोस्ट प्रॉपर तलाक है। इसमें क्या होता है कि तुहर, तुहर, ठीक है, TUHR, तुहर। तुहर जो दो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच का पीरियड होता है ना, उसे बोलते हैं तुहर। उसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में वाइफ्स प्योरिटी, डेज ऑफ वाइफ्स प्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इस दो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच का जो पीरियड होता है उसे बोलते हैं तुहर। तो इसमें हस्बैंड को जैसे तलाक देना है तो हसन में तो क्या हस्बैंड क्या करता है, तलाक प्रोनाउंस करता है। ठीक है, तो तुहर में, पहले तुहर में, एक तुहर में तलाक प्रोनाउंस करेगा। ठीक है, इसके बाद दूसरे तुहर में करेगा, फिर थर्ड तुहर में करेगा। जैसे ही थर्ड तुहर में किया तो तलाक हो जाएगा। मतलब बट लेकिन इन बीच में से थ्री मेंस्ट्रुअल साइकिल में तुहर आएंगे, तीन तुहर, तो तीन तुहर में ना लगभग 90 डेज लग जाते हैं। तो उस बीच पे वो चाहते तो तलाक को रिवोक कर सकते हैं, मतलब वापस की भाई नहीं हमको तलाक नहीं देना, तो ये 90 डेज का टाइम मिल जाता है। 3 बार तलाक बोलना पड़ता है। आपसे ये सब नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको सिर्फ एक बेसिक नॉलेज दिए दे रहा हूँ। ठीक है, इस जैसे ही तलाक हुआ भाई को इद्दत पीरियड में जाना पड़ेगा। ठीक है, वही इद्दत वाला सब फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, और जैसे इद्दत खत्म तलाक सब होंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, हसन। हसन में क्या होगा, इसमें कुछ इविल वर्ड्स बोलने पड़ते हैं हसन में। ठीक है, ठीक है, कुछ इविल वर्ड्स, उसमें सिर्फ तलाक बोलना पड़ता है, इसमें कुछ इविल वर्ड्स होते हैं। वो इविल वर्ड्स जानने की जरूरत नहीं है क्या होते हैं। ठीक है, ये आपको लिखा हुआ नहीं होता है, कुछ इविल वर्ड्स होते हैं वो बोलने पड़ते हैं। तो वो आप बोलोगे उसी तरह, एक पहले तुहर में बोलोगे वो इविल वर्ड्स, फिर दूसरे बोलोगे, तीसरे में बोलोगे, जैसे ही तीसरे में बोला तलाक हो गया। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस उसमें, इविल वर्ड्स नहीं बोलने, इसमें इविल वर्ड्स बोलने। तो एहसान और हसन ये हो गया तलाकुल सुन्नत, ये दोनों हो गए, ये रिवोकेबल होते हैं। ठीक है, इनको रिवोक किया जा सकता है मतलब 90 डेज के। उसके बाद जैसे ही आपने तीसरी बार सिविल वर्ड्स इसमें बोले या उसमें तलाक बोला, तलाक हो गया, फिर आप रिवोक नहीं कर सकते। अब इसके बाद आता है तलाकुल बिद्दत। तलाकुल बिद्दत ही है जो आप जिसको जानते हो ट्रिपल तलाक या इंस्टेंट तलाक के नाम से। ठीक है, ये सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 2019 का केस था। हस्बैंड बोलेगा, हस्बैंड के पास ही राइट्स होते हैं, हस्बैंड ही बोलता है। ठीक है, तो ये तलाकुल बिद्दत जो है ना, यही आपका वो है ट्रिपल तलाक या इंस्टेंट तलाक है। इसी को सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बोला था कि भाई इसको हटाओ, इसको अवॉइड कर दिया था एक तरीके से। ठीक है, इसके बाद पार्लियामेंट ने एक्ट लाके इसको क्रिमिनलाइज कर दिया, क्रिमिनल को बना दिया कि भाई अगर कोई तलाक देगा तो उसको क्रिमिनलाइज कर दिया, उसको पनिशमेंट मिलेगी और उसको मेंटेनेंस और सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, सारी चीजें। तो ये तलाक अब हट चुका है। ठीक है, तलाकुल बिद्दत, इसी को आप ट्रिपल तलाक या इंस्टेंट तलाक के नाम से जानते थे। इसके बाद आता है, ये हो गया। इसके बाद आता है तलाके तफवीज। मैंने जो आपको बताया था तलाके तफवीज, तलाके तफवीज क्या है कि इसमें हस्बैंड जो है वो
अपनी वाइफ को पावर डेलीगेट कर देता है कि भाई मैं तुमको पावर देता हूँ कि अगर मान लो कोई कंडीशन लगा दी कि भाई ऐसी ऐसी कंडीशन है, मैं इसमें कंडीशन हो भी सकती है, अनकंडीशनल भी हो सकता है। तो हस्बैंड जो है वो वाइफ को पावर दे देगा कि अगर तुमको तलाक चाहिए तो तुम कभी भी तलाक ले सकती हो। ठीक है, देता हस्बैंड ही है, मतलब एक तरीके से हो गया कि हस्बैंड ही तलाक दे रहा है, बट वो अपनी वाइफ को डेलीगेट कर देता है पावर कि तुम जब चाहो कर सकते हो। मान लो अ, मैंने बताया था, लिखना है, लिख देता हूँ। तलाक, ठीक है, तलाक हो गया, ये तफवीज है, TAFWEEZ, ठीक है, तलाक है तफवीज। इसमें ये इसको बोलते हैं डेलीगेटेड डाइवोर्स। ठीक है, इसमें हस्बैंड जो है वाइफ को पावर डेलीगेट करता है कि भाई आप चाहो तो तलाक दे सकती हो। मान लो ऐसा हुआ कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस टाइम पे वाइफ ने कहा कि यार आप दूसरी शादी करोगे तो मैं तलाक ले सकती हूँ, तो हस्बैंड ने उसको पावर डेलीगेट कर दी, कह दिया कि ठीक है अगर मैं दूसरी शादी करता हूँ तो आप तलाक ले सकते हो। तो ये तलाक तफवीज हो गया, भाई वाइफ को पावर डेलीगेट कर दी। बट इसको भी हस्बैंड को ही राइट है, देता हस्बैंड ही है, वाइफ को राइट नहीं है कि वाइफ दे रही है, पावर हस्बैंड की है। ठीक है, तो तलाकुल सुन्नत में भी हस्बैंड को पावर थी, तलाकुल बिद्दत में भी हस्बैंड को पावर थी, तलाक तफवीज में भी हस्बैंड को ही पावर है, बस वो पावर डेलीगेट कर दे रहा है वाइफ को। ठीक, पावर डेलीगेशन इसको बोलते हैं, डेलीगेटेड डाइवोर्स। ठीक है, आया समझ में? इसके बाद क्या है, डाइवोर्स बाई म्यूचुअल कंसेंट। ठीक, म्यूचुअल कंसेंट में दो चीजें आती हैं, पहले आती है खुला, दूसरी होती है मुबारक। मैंने आपको खुला और मुबारक बताया था, इसको बोलते हैं म्यूचुअल कंसेंट से। खुला और मुबारक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। खुला में क्या होता है कि वाइफ जो है वो ऑफर करती है कि भाई मुझे आपसे डाइवोर्स लेना है। ठीक है, और उस ऑफर के साथ कुछ कंसिडरेशन, मतलब कुछ अमाउंट कुछ देना पड़ेगा, कंसिडरेशन देना पड़ेगा। इसके बाद जो हस्बैंड है वो एक्सेप्ट करेगा। अगर वाइफ ने ऑफर दिया, कंसिडरेशन कुछ वो किया कि भाई ये इतना इतना कंपनसेशन देंगे, और हस्बैंड ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये खुला के उसमें, खुला इसको बोलते हैं खुला, तो डाइवोर्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें हस्बैंड जो है एक्सेप्ट करने के लिए कंपनसेशन लेता है। ठीक है, पैसे लेता है, मतलब पैसे क्या समझ लो, कुछ भी, कंपनसेशन कंसिडरेशन में कुछ भी आ जाएगा, आपने पढ़ा होगा कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट में। तो उसमें प्रॉपर्टी है, कुछ सम ऑफ मनी है, कुछ भी आ जाएगा। तो वाइफ कुछ कंसिडरेशन के साथ ऑफर देगी कि भाई आप मुझे तलाक, मुझे आपसे तलाक चाहिए, ऐसा ऐसा है। ठीक है, आप ऐसे इतना ले लो या मुझसे तलाक ले लो। हस्बैंड जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और कंपनसेशन ले लेगा, तलाक हो जाएगा। इसको बोलते हैं खुला। ठीक है, इसके बाद एक होता है मुबारक। मुबारक असली फॉर्म है म्यूचुअल कंसेंट का। ठीक है, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, इसमें दोनों को पावर रहती है, दोनों की तरफ से ऑफर आ सकता है कि हस्बैंड या वाइफ ऑफर दे सकते हैं और दूसरा एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे ही एक्सेप्टेंस हुआ, दोनों ने ऑफर एक्सेप्टेंस कर लिया, ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हो गया, तलाक हो गया, इसे बोलते हैं मुबारक। ठीक, इतनी चीजें हो गई। अब आप बताओ, कोई डाउट है? क्या नहीं समझ में आया? पता कैसे चलता है कौन से वाला तलाक दे रहा है, मतलब? नहीं, खुला हस्बैंड ऑफर नहीं करता, खुला में वाइफ ऑफर करती है। ठीक है, मुबारक में हस्बैंड ऑफर करता है। हस्बैंड भी कर सकता है, वाइफ भी कर सकती है। ठीक है, हसन, हसन क्या होता है, हसन में ना कुछ इविल वर्ड्स बोलने पड़ते हैं। ठीक है, इविल वर्ड्स तुहर में बोलने पड़ते हैं। तुहर बेसिकली मैंने बताया था, टू मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो बीच का पीरियड होता है उसे बोलते हैं तुहर। ठीक है, पीरियड बिटवीन टू मेंस्ट्रुएशन उसे बोलते हैं तुहर। ठीक है, उस तुहर में हस्बैंड जो है वो कुछ इविल वर्ड्स बोलेगा, सिंगल डिक्लेरेशन होता है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट तुहर में अनदर सिंगल प्रोनाउंसमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड में फिर बोलता है, थर्ड डिक्लेरेशन होता है, जैसे थर्ड डिक्लेरेशन हुआ वो हो गया, तलाक हो गया, अब इद्दत पीरियड में जाएंगे। ठीक है, तलाक सुन्नत में दो पार्ट होते हैं। ठीक है, तलाक सुन्नत बेसिकली दो पार्ट होते हैं, हसन और हसन। तलाक सुन्नत जो रिवोकेबल तलाक है, रिवोक किया जा सकता है। ठीक है,
दो पार्ट होते हैं इसमें, असन और हसन। जो हसन है वो मोस्ट प्रॉपर है, और जो हसन है वो प्रॉपर है, मोस्ट प्रॉपर तलाक है, मतलब उसको रिवोक करने के लिए, रिवोक करने के ज्यादा वो रहता है, इसमें कुछ उल्टा सीधा या इविल वर्ड्स या कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ तलाक 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 बोलना पड़ता है, मतलब एक बार तलाक बोला, फिर अगले तुरंत में फिर तलाक बोला। तलाकुल बिद्दत में क्या होता था कि जो ट्रिपल तलाक जो बन गया था उसमें क्या होता था, 3 बार तलाक 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 बोलो तलाक हो गया। ठीक है, इंस्टेंट तलाक बोलते थे इसको। तो तलाकुल बिद्दत अब हट गया है। ठीक है, जो आप जिसको ट्रिपल तलाक इंस्टेंट तलाक जानते हो। आगे बताऊंगा, जुडिशल डाइवोर्स बता रहा हूँ। ठीक है, मुबारक मुबारक में क्या होता है, दो हस्बैंड या वाइफ कोई भी ऑफर कर सकता है, और ऑफर करेगा, दूसरा एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब दोनों की म्यूचुअल कंसेंट होगी कि भाई हमको तलाक लेना है, दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से तलाक हो जाता है, इसमें कोई कंपनसेशन या कोई कंसिडरेशन कुछ नहीं देना पड़ता मुबारक में। खुला में वाइफ ऑफर करेगी, कंपनसेशन देगी, ठीक है, कंसिडरेशन मान लो वो देगी, और हस्बैंड एक्सेप्ट करेगा। ठीक? अब ये देखो, कोई उसमें रेस्ट्रिक्शन है या कुछ, ये आपको काम की चीज नहीं है, खुला आएगा। मान लो अगर पूछ भी लेता है ना ये कि उस टाइम पे क्या रेस्ट्रिक्शन लगेंगी, ये कंसिडरेशन कितना होगा, क्यों दिया जाएगा, ठीक है, कंसिडरेशन की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। ठीक, तो ये सब अभी ये काम की चीजें हैं नहीं। जो बता रहा हूँ ना, सिर्फ इतना जान लो। देखो मैं ये, मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें बताने में। तुम लोग ये लोग रहा है कि सर बता नहीं रहे, सर बताना नहीं चाहते, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तुमको बैठ के पूरी पढ़ा दूंगा, बिल्कुल रामायण की तरह आपको गाता रहूंगा वो फैमिली लॉ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये पूरा 6 महीने का सिलेबस है। आप सोते हो 4 दिन में कोई 6 महीने का सिलेबस, आपका पूरे एक सेमेस्टर का 4-5 महीने जो भी आप पढ़ोगे, वो सिलेबस कोई आपको बताया तो वो थोड़ी बता पाएगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको एक बेसिक बता दे रहा हूँ कि आपके दिमाग में आपको जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो अब ये सब मत जानो कि भाई उसमें क्या होता है, बस ये होता है कि भाई कंसिडरेशन देना पड़ता है। आपसे अगर पूछ भी देगा, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ इतना पूछेगा, कितना देते हैं, क्यों देते हैं, कैसे देते हैं, ये सब नहीं पूछेगा। देखो एक क्वेश्चन आता है, बेसिकली सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, वो क्या आ जाए कुछ पता नहीं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए इतनी मेहनत करते हैं। ठीक, तो मैं चाहता हूँ कि इतना आपको थोड़ा नॉलेज दे दूं कि भाई वो अगर एक क्वेश्चन भी पूछ देता है तो आपका हो जाए। दो आए या एक आए, मतलब एक ही, एक से एक या दो, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए। ठीक, अब हमारा थोड़ा सा डाइवोर्स बचा है और मेंटेनेंस बचा है। मुश्किल से 10 मिनट का टॉपिक और है, जुडिशियल डाइवोर्स और मेंटेनेंस। तो 10 मिनट का टॉपिक है, मैं वो भी आज आपको क्लियर कर देता हूँ। अब इसमें अगर कोई चीज अगर नहीं समझ में आई हो तो बता देना। ये भाई जो मोहम्मद इलियास ने लिख दिया है, पढ़ लेना, सही, ठीक है, बहुत बढ़िया लिखा है। चलो, अब जुडिशियल डाइवोर्स पर्सनल लॉ में नहीं है इनके। ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में ऐसा नहीं है। बट डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1913 में एक एक्ट आया था, 1939 में एक एक्ट आया था, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। उसमें जुडिशियल डाइवोर्स होता है, उसमें वाइफ को अधिकार दिए गए थे कि उसमें वाइफ जो है वो ले सकती है, डाइवोर्स ले सकती है, क्योंकि जो पर्सनल लॉ में है उसमें सारे राइट्स लगभग, आपने कोई ऐसा नहीं देखा होगा जिसमें वाइफ को वो दिया हो कि वाइफ कर पाए डाइवोर्स, मतलब बहुत लिमिटेड राइट्स हैं। जैसे खुला मुबारक में है ना, उसमें भी कुछ वो लगी हुई, रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है, कुछ कंडीशंस लगी हुई है। ठीक है, बट इसमें जाके मुस्लिम वुमेन कुछ कंडीशंस पे, मतलब मैं आपकी कंडीशंस बता रहा हूँ, इन कंडीशंस पे डाइवोर्स ले सकती है। ठीक है, उसको बोलते हैं जुडिशियल डाइवोर्स। 1939 डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में आया था। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा कि मुस्लिम जो वाइफ है, मुस्लिम वाइफ क्या कर सकती है, डिक्री ले सकती है कोर्ट से। डिक्री मैंने आप लोगों को बताया था, डिक्री डिक्री और ऑर्डर अलग अलग चीजें होती हैं। बेसिकली डिक्री अलग चीज होती है, ऑर्डर अलग चीज होती है, लेकिन ये आप एलएलबी में पढ़ोगे, अभी आपसे भी जान लो कि डिक्री एक तरीके से ऑर्डर समझ लो कि भाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। वैसे दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक, तो आपके इसमें क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बस ये ध्यान रखना कि जो पर्सनल लॉज होते हैं ना, उनमें डिग्री दी जाती है। ठीक है, तो अब क्या है कि पहला जो इसका कंडीशन होती है कि अब्सेंस ऑफ हस्बैंड, मतलब इसमें क्या होता है कि अगर 4 साल तक अगर हस्बैंड का कुछ पता नहीं कि भाई किसी ने सुना नहीं, कुछ पता नहीं, कहीं पता ही नहीं चल रहा हस्बैंड कहाँ है,
ठीक है, कुछ भी नहीं पता चला तो जो मुस्लिम वाइफ है वो डिक्री ले सकती है। ठीक। और इसमें एक चीज और भी होती है कि जैसे जो डिग्री दे दी गई ना, तो वो 6 मंथ तक वैलिड नहीं होती है। हाँ, 4 इयर्स, 4 इयर्स होता है ना, 4 4 साल तक उसका पता नहीं है तो डिग्री ले सकती है। और डिग्री ना 6 मंथ तक वैलिड नहीं होती, 6 महीने के बाद वैलिड होगी। इस बीच में अगर 6 महीने के बीच में अगर उसका हस्बैंड आ गया या उसका कुछ पता चल गया तो डिग्री वो हो जाएगी, तो मानी नहीं जाएगी वो डिग्री। ठीक है। बस इतना आप जान लो कि बेसिकली कि 4 साल तक अगर पता नहीं है तो अब्सेंस ऑफ हस्बैंड, तो उसमें वाइफ जो है वो ले सकती है डिग्री। ठीक है। फेलर टू मेंटेन, 4 साल, देखो 6 ले लिया, 6 महीने का एक टाइम पीरियड दिया गया है, 6 महीने में आ गया तो डिग्री नहीं मानी जाएगी, 6 महीने के बाद आएगा तो भाई फिर नहीं, फिर कोई डाइवोर्स हो गया। ठीक है। अब क्या है फेलर टू मेंटेन, डिक्री एक समझ लो ऑर्डर है एक तरीके से। डिक्री, डिक्री और ऑर्डर अलग अलग चीजें होती हैं, देखो एक एक नहीं है डिक्री, एक डिक्री और ऑर्डर एक चीज नहीं है। मतलब अभी जब आप एलएलबी में पढ़ना थे मत कहना सर ने डिग्री का मतलब ऑर्डर बताया था, डिग्री और ऑर्डर एक नहीं है, लेकिन डिग्री आपको जानने की जरूरत नहीं। डिग्री एक तरीके से आप ये समझ लो एक तरीके का ऑर्डर है, पर डिग्री पर्सनल लॉ में दी जाती है। ठीक है, बस ये समझ लो, बाकी दोनों दोनों अलग अलग चीजें हैं। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई ऐसा ऐसा आपको करना है, ये किया ना, तो डिग्री एक तरीके से है। पर्सनल लॉ में डिग्री दे, जब एलएलबी करोगे ना तब आपको डिग्री, ऑर्डर, ये सब सारे एलएलबी में सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी क्या होता है। ठीक है। अब क्या है फेलर टू मेंटेन, इफ द हस्बैंड हैज नेग्लेक्टेड और फेल टू प्रोवाइड फॉर हर मेंटेनेंस फॉर ए पीरियड ऑफ टू, अगर मतलब डाइवोर्स हो गया या कुछ है तो, या डाइवोर्स नहीं भी है मान लो साथ में है, और जो उसका हस्बैंड है वो 2 साल तक उसको कोई मेंटेनेंस दे नहीं दे रहा या उसको मेंटेन नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो डिग्री ऑफ डाइवोर्स ले सकती है। ठीक है। इसके बाद क्या है इम्प्रिजनमेंट ऑफ हस्बैंड, मतलब अगर हस्बैंड को 7 साल, 7 इयर्स या इससे ऊपर की कोई सजा हो जाती है और जब तक वो फाइनल नहीं हो जाता, मतलब ऐसा भी होता है ना कि 7 साल की सजा हुई, फिर वो आगे ऊपर जा रहा है, अपील कर रहा है, फिर किसी और कोर्ट में अपील कर रहा है, तो मतलब जब तक वो फाइनल नहीं हो जाएगा, ठीक है, तब तक, उसके बाद फाइनल हो गया उसके बाद अगर 7 साल या 7 साल से ऊपर की सजा हस्बैंड को हुई है तो वो वाइफ जो है वो डाइवोर्स ले सकती है। ठीक है। इसके बाद क्या है इम्पोर्टेंसी ऑफ हस्बैंड, मतलब अगर हस्बैंड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शादी के टाइम पे और लगातार इंपॉर्टेंट बना हुआ है, ठीक है, तब भी वाइफ जुडिशियल डाइवोर्स ले सकती है। वही एक बताया था मैंने क्राइटेरिया, जैसे हिंदू लॉ में भी बताया था, इसमें इंसैनिटी, लेप्रोसी और वेनेरियल डिसीज। लेप्रोसी एक काइंड ऑफ डिसीज होती है, वेनेरियल डिसीज होती है मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिसीज होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से जो वो हो जाती है वो वेनेरियल डिसीज में आती है। ठीक है, तो अगर लेप्रोसी या वेनेरियल डिसीज है तो लेप्रोसी भी एक काइंड ऑफ डिसीज है, उसमें भी कुछ चीजें होती हैं, आप देख लेना क्या क्या उसके वो होते हैं, गूगल में डाल के देख लेना लेप्रोसी में क्या क्या होता है। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई डिसीज है तो भी ले सकती है। ठीक। इसके बाद एक और वाइफ के पास राइट होता है रिपुडिएशन ऑफ मैरिज बाई ऑप्शन ऑफ प्यूबरिटी। ऑप्शन ऑफ प्यूबरिटी क्या होती है, मान लो अगर किसी किसी लड़की की शादी 15 साल के पहले हो गई, ठीक है, 15 साल के पहले हो गई, तो 18 साल के पहले, 18 साल होने के पहले अगर उसकी जो शादी है वो कंजुमेट नहीं हुई, ठीक है, तो वो जुडिशियल डिक्री ले सकती है डाइवोर्स की। ठीक है, मतलब अगर 15 के पहले शादी कर दी गई तो 18 साल होने के पहले जुडिशियल डाइवोर्स ले सकती है। ठीक है। अब क्या है क्रुएलिटी ऑफ हस्बैंड, इसमें भी क्रुएलिटी दी हुई है। क्रुएलिटी भी इसमें कुछ काइंड की है, मान लो हस्बैंड है वो वाइफ को इमोरल लाइफ जीने में मजबूर करता है या हैबिचुअली असॉल्ट करता है, मतलब बहुत हर मतलब ऑफन मारता पीटता है, ठीक है, तो या इल ट्रीटमेंट, लगातार इल ट्रीटमेंट कर रहा है, इमोरल लाइफ जीने को मजबूर कर रहा है, या उसको मान लो किसी तरह के प्रोस्टिट्यूशन या ऐसी किसी चीजों में उसको वो कर रहा है, ठीक है, तो वो क्रुएलिटी है, ये सब चीजें ना क्रुएलिटी उसमें आ जाती है। ठीक, इमोरल लाइफ जीने में, इल ट्रीटमेंट, हैबिचुअली असॉल्ट करता है, ठीक है, तो ये सब चीज अगर वो कर रहा है तो वो क्रुएलिटी में आ जाती है, तो क्रुएलिटी में भी वो ले सकती है। अब ये इतना हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बता देता हूँ, सुन्नी लॉ शिया लॉ में कुछ थोड़ा सा
तलाक लेने में ना कुछ वो होते हैं, डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस क्या क्या होते हैं कि देखो, सुन्नी लॉ में सुनते जाओ, लिख लेना सुन्नी लॉ में फॉर्मेलिटीज क्या ओके। होती है, सुन्नी लॉ में क्या है। प्यूबर्टी वाला पॉइंट क्या है, प्यूबर्टी में क्या होता है कि अगर वो 15 साल से पहले उसकी शादी कर दी गई, डाइवोर्स हो गया, मतलब डाइवोर्स करा, शादी कर दी गई लड़की की, तो 18 साल होने के पहले, ठीक है, वो ले सकती है, मतलब डिग्री ले सकती है, ठीक है। अब क्या है ना, सुन्नी लॉ में क्या होता है, देखो सुन्नी लॉ में तलाक ना ओरल या राइटिंग दोनों में होता है, या तो ओरल या तो राइटिंग, या तो आप ओरल मुंह से बोल दो या राइटिंग लिख के दे दो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ना कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है तलाक देने का, कोई ऐसी वो नहीं होते हैं कि पर्टिकुलर वर्ड्स किसी सुन्नी लॉ में ना कि जैसे कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला कि इस तरह से तलाक देना पड़ेगा, ऐसा कुछ सुन्नी लॉ में नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। और अ, इसमें क्या होता है, विटनेस की भी जरूरत नहीं होती है सुन्नी लॉ में। जैसे शादी के टाइम पे तो सुन्नी लॉ में विटनेस की जरूरत थी, लेकिन तलाक देने में विटनेस की जरूरत नहीं है। ओरल या राइटिंग में दे सकते हो, कोई स्पेसिफिक फॉर्मूले की जरूरत नहीं है कि भाई इस फॉर्मूले में तलाक देना है, या कोई विटनेस की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, सुन्नी लॉ में। शिया लॉ में क्या है कि जो तलाक है वो ओरली प्रोनाउंस करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तब अगर मान लो हस्बैंड बोल नहीं पाता तो रिटर्न दिया जा सकता है, ठीक है, बट वैसे ओरली प्रोनाउंस करना पड़ेगा, ठीक है। शिया लॉ में क्या होता है, कुछ वो होता है कि अरेबिक फॉर्मूले की मतलब देना पड़ता है, एक तरीके से वो होता है, कुछ स्पेसिफिक अरेबिक वर्ड्स होते हैं, वो स्पेसिफिक फॉर्मूले में बोलना पड़ता है तलाक, ठीक है। तो उसमें कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है, उस हिसाब से तलाक देना पड़ता है। ठीक है। सीएलओ में क्या हो गया, सीएलओ में शादी के टाइम पे विटनेस नहीं चाहिए होगा, लेकिन इस टाइम पे जब तलाक होगा तो दो इसमें विटनेस चाहिए होते हैं, ठीक। इसमें स्पेसिफिक फॉर्मूले में स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है, अरेबिक वर्ड्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक अरेबिक वर्ड्स वो बोलने पड़ते हैं, और इसमें ओरली तलाक दिया जाता है, ठीक है। ये कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं सुन्नी और सियालॉ में, ठीक है। इसमें अब कोई डाउट, अब बताओ। कोई डाउट नहीं है ऐसा, तुम लोग बाकी अपना डिस्कस कर रहे हो उतना कर लेना, एक दूसरे को जो भी आप नॉलेज ज्ञान देना चाहते हो दे देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मेंटेनेंस जान लो, इसमें एक दो दो टॉपिक और बचे हैं, 5-5 मिनट के हैं, मेंटेनेंस और वक्त। पिछली बार वक्त से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो मेंटेनेंस और वक्त पिछली बार वक्त से आया था, तो दो जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, ठीक है, बाकी फिर आपका ये खत्म हो जाएगा, ठीक। तो मेंटेनेंस, हाँ मुतावली वाला आया था, वक्त वक्त का क्वेश्चन है वो। तो मेंटेनेंस जो होता है ना, मेंटेनेंस इसमें मुझ जो वाइफ है वो 3 तरीके से ले सकती है। पहला क्या है, मुस्लिम पर्सनल लॉ। दूसरा क्या है, सेक्शन 125 सीआरपीसी। और तीसरा है द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, ठीक है। मुस्लिम पर्सनल लॉ, सेक्शन 125 सीआरपीसी। थर्ड है द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, ठीक। 3 तरीके से। मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्या है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में जब शादी डिसॉल्व होती है, ठीक है, तो हस्बैंड को मेंटेन करना पड़ता है, और वो जो मेंटेन करने का पीरियड है वो सिर्फ होता है ड्यू टिल द टाइम ऑफ इद्दत, मतलब जब तक इद्दत चलेगा तब तक ही हस्बैंड वाइफ को मेंटेन करेगा, उसके बाद हस्बैंड की कोई भी लायबिलिटी नहीं है आफ्टर द इद्दत। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में दिया हुआ है, ठीक है। मतलब सिर्फ इद्दत तक करना पड़ता है, ठीक है, इद्दत के बाद
करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। इसके बाद आप सेक्शन 125 सीआरपीसी, सेक्शन 125 सीआरपीसी ना सेकुलर लॉ है। जैसे मैं आपको कल बता रहा था हामा और कारा वाला, कि हामा क्या है, कारा क्या है, कारा गाइडलाइंस क्या है। तो हामा, जैसे हामा मैंने बताया था पर्सनल लॉ है, हिंदुओं के लिए है, रिलीजियस लॉ है। कारा क्या है, सेकुलर लॉ है, ठीक है, उसमें कोई भी जा सकता है। हाँ, बट हामा सिर्फ हिंदुओं के लिए है, उसके जो कंडीशन है वो सिर्फ हिंदू फॉलो कर पाएंगे, हिंदू ही कर सकते हैं उसमें। दोनों ऑप्शन होते हैं हिंदुओं के लिए, कि हिंदूज में जो जो आते हैं कि भाई हामा में जाना है या कारा में जाना है, ठीक। बट वो जैसे इसी तरह कारा जो है वो सेकुलर लॉ होता है, ठीक है। इसी तरह जो वो सेक्शन 125 सीआरपीसी है वो सेकुलर लॉ है, ठीक है। वो क्रिमिनल प्रोसीजर है उसमें आता है, वो सेकुलर लॉ है, उसमें हिंदू वाइफ, मुस्लिम वाइफ, कोई भी वाइफ, ठीक, सब उसमें जाते हैं 125। पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ। मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है कि जो हस्बैंड है वो सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही वाइफ को मेंटेन करेगा, उसके बाद हस्बैंड की कोई लाइबिलिटी नहीं है वाइफ को मेंटेन करने की, ठीक है, टिल द टाइम ऑफ इद्दत, ठीक। इद्दत खत्म, 3 महीने मान लो इद्दत है, इद्दत खत्म, उसके बाद वाइफ को, वाइफ क्या करती है क्या करे, हस्बैंड की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में है, ठीक। 125 में हस्बैंड कोर्ट जाके, वाइफ जो है सेक्शन 125 सीआरपीसी में कोर्ट जाएगी, अब कोर्ट जाके वो ले सकती है, मेंटेनेंस ले सकती है, ठीक है। अब इसमें एक केस आया, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। ये केस याद कर लेना है, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। ये केस आया था 1985 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मुस्लिम वुमेन है वो सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही मेंटेन नहीं की जाएगी, वो 125 सीआरपीसी में ले सकती है मेंटेनेंस, और उस मेंटेनेंस को जब तक वाइफ या तो रीमैरी नहीं कर लेती, रीमैरिज नहीं कर लेती, या जब या वाइफ जब तक है जीवित है तब तक हस्बैंड को उसको मेंटेन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सेकुलर लॉ है, जो 125 सीआरपीसी है सेकुलर है। ये इसमें अगर मुस्लिम वाइफ, मुस्लिम भी आएंगे, सब कुछ आएगा, तो अगर उसमें वाइफ क्लेम करती है तो आपको इद्दत के बाद भी मेंटेन करना पड़ेगा, टिल उसकी, ये वो रीमैरिज नहीं कर लेती, ठीक है। तो इस केस के बाद, मोहम्मद अहमद खान साहबानो बेगम के बाद, देश में बहुत दंगे स्टार्ट हो गए। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि भाई हमारे पर्सनल लॉ पे आप अटैक कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट जो है वो पर्सनल लॉ पे हमारे अटैक कर रही है, हमारे पर्सनल लॉ में कहा गया है कि भाई इद्दत के बाद हम नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत इसमें काफी हुआ, तो गवर्नमेंट थोड़ा सा प्रेशर में आ गई, और प्रेशर में आने के बाद गवर्नमेंट ने मुस्लिम वुमेन एक्ट, जो मैंने आपको बताया था ना, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, इसका नाम है जैसे प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स, ये ऐसा है नहीं, सिर्फ नाम इसका दिया गया है, ठीक है। तो इसमें अंदर मैं आपको बताता हूँ क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि भाई इसने, इस एक्ट ने क्या किया ना, जो मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम का केस आया था, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, इसको एक तरीके से डिसॉल्व कर दिया, ठीक। और डिसॉल्व करने के बाद इस एक्ट में क्या क्या दिया गया है कि जो मुस्लिम वाइफ है उसको, हस्बैंड की जो लाइबिलिटी है वो इद्दत पीरियड तक ही होगी, कि भाई इद्दत तक ही आपको करना है, लेकिन आपको एक कुछ रीजनेबल या फेयर अमाउंट देनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट दे दिया या कुछ दे दिया, नहीं, मतलब एक फेयर अमाउंट थोड़ा सा, कि भाई हाँ उसके इद्दत के बाद भी उसका काम चल जाए, तो ऐसा आपको एक अमाउंट देना है, लेकिन हाँ देना तो इद्दत तक की है, ठीक। इसके बाद क्या हुआ कि मान लो इद्दत खत्म हो गया, इद्दत के बाद तभी वाइफ जो है उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, या वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती, ठीक है। मान लो पहले उसके पास कोई प्रॉपर्टी है और वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती, तो उसके ऐसे रिलेटिव्स, मतलब उसके ऐसे रिलेटिव्स जो उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे, वो उसको मेंटेन करेंगे। मतलब हस्बैंड की लाइबिलिटी सिर्फ इद्दत तक है, इद्दत के बाद उसके, अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी है तो वो जो प्रॉपर्टी उसका कोई रिलेटिव इनहेरिट करेगा तो वो मेंटेन करेगा। अगर वो खुद को मेंटेन कर सकती है उस प्रॉपर्टी से तो अच्छा है, अगर मान लो नहीं कर सकती है तो उस प्रॉपर्टी से जो रिलेटिव उसको इनहेरिट करेंगे प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब उसको जो जो प्रॉपर्टी उसकी आगे जाएगी, जिन रिलेटिव्स को मिलेगी वो उसको मेंटेन करेंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरा इसमें भी बोलते हैं कि अगर मान लो उसके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, उसके पास ऐसे कोई रिलेटिव भी नहीं है, तो वक्फ बोर्ड जो होता है ना वो मेंटेन करेगा। वक्फ बोर्ड हर स्टेट का होता है, वो मेंटेन करेगा, मतलब जो स्टेट में वो जो रहती है वो स्टेट का वक्फ बोर्ड उसको मेंटेन करेगा। ये इसमें एक्ट में दिया गया है, ठीक है। वही, तो इसने ना ये जो साहबानो वाला केस था एक तरीके से इसको डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। तो
क्या है कि अब इसमें भी कई सारी एम्बिग्विटी है, ठीक है, जैसे मैंने 2-3 जगह कई जगह पढ़ा, तो इसमें क्या है कि पूरी तरीके से जो सेक्शन 125 है ना, इसको पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं किया है, मतलब रिस्ट्रिक्शंस लग गए हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं है, ठीक है, ले सकती है, अभी भी उसमें जाएगी, बट अब जो एक्ट आ गया है, तो एक्ट के बाद ना, जब एक्ट आ जाता है ना, तो वो एक्ट फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो अब एक्ट 1986 में एक्ट आ गया, तो एक्ट फॉलो किया जाता है, बट टोटली प्रोविजन नहीं है, फैक्ट्स पे डिपेंड करता है, फैक्ट्स की तरफ से जाता है। बट आप ये जान लो कि ये जो एक्ट आ गया है, इसके बाद से एक्ट गवर्न होगा, ठीक है। इसके बाद एक केस आया, डेनियल लतीफी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये सब चीजें ना बहुत जुडिशियल प्रेसिडेंट जुडिशियल डिसीजन पे वो करती हैं। अब आगे क्या सुप्रीम कोर्ट, मान लो कुछ केस गया है, कुछ फैक्ट्स हैं, कोर्ट क्या कर दे, कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, ये बस ये है कि आप ये जान लो कि इसके बाद इसमें क्या क्या दिया है एक्ट में। एक्ट में दिया है कि भाई 3 महीने तक ही करना होगा, 3 महीने के बाद अगर वाइफ के नाम ना, आप हस्बैंड की कोई लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। अगर वाइफ के पास कोई प्रॉपर्टी है, तो उससे जो रिलेटिव इनहेरिट करेंगे वो उसको मेंटेन करेंगे। अगर वाइफ के पास ऐसे कोई रिलेटिव नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो जो वक्फ बोर्ड होगा वो मेंटेन, ठीक है। हस्बैंड की लाइबिलिटी उन्होंने इद्दत तक की कर दी, इसलिए कि भाई आपके पर्सनल लॉ में दिया है, भाई आपके पर्सनल लॉ में अटैक नहीं करता है, सिर्फ ये एक वो करने के लिए, ठीक है, कि भाई दंगे रुक जाएं। ये थोड़ा सा वो सरकार उस टाइम पे झुक के सरकार ने स्टेप उठाया था, ठीक। तो इसके बाद एक केस आया, डैनियल लतीफी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट, याद कर लेना, डैनियल लतीफी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, इस केस में दो चीजें सुप्रीम कोर्ट ने बोली। पहली चीज क्या बोली गई कि भाई आपको मेंटेनेंस देना है, इद्दत तक ही देना है, लेकिन आपको एक अच्छा खासा अमाउंट देना है, कि भाई उस अमाउंट में आप सिर्फ इद्दत पीरियड को 3 महीने वाला पीरियड नहीं देखोगे आप, मतलब 3 महीने या टिल डिलीवरी या कुछ भी इद्दत पीरियड, 4 महीने 10 दिन जो भी है, सिर्फ इद्दत पीरियड नहीं देखोगे, आगे के लिए भी आप एक अच्छा अमाउंट आप दोगे, कि भाई आगे भी उसका मेंटेनेंस या उसको वो अपना लिवलीहुड उसका चलता रहे, उसका खाना पीना चलता रहे, ठीक है। और इसमें एक दूसरी चीज हुई, इसकी इस जो एक्ट आया था ना, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था, कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया कि ये जो एक्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में केस में हुआ था, ठीक। आपका ये मेंटेनेंस खत्म हो गया। अब 2 मिनट का टॉपिक और है वक्त, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। डैनियल लतीफी वाज एडवोकेट ऑफ, यार मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ, मुझे देख लेना, गूगल में देख लेना, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मुझको थोड़ा इसकी नॉलेज नहीं है कि वो एडवोकेट था साहबानों का ना, बस ये ध्यान रखना। ये दो केस बहुत इंपॉर्टेंट केस होते हैं, मोहम्मद अहमद खान साहबानों वाला, एक ये हो गया आपका डैनियल लतीफी वाला, एक मैंने जो ट्रिपल तलाक वाला बताया था, सायरा सायरा बानो वसीम, ये 3 केस ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इसमें और कोई डाउट है, समझ में आ गया मेंटेनेंस? जल्दी से बताओ, फिर वो वक्त भी खत्म कर दूं, आपका मुस्लिम लॉ हो जाएगा, फिर आपके मुस्लिम लॉ में ऐसा कुछ नहीं बचा है जो क्वेश्चन आए तो आप कर ना पाओ, कर ले जाओगे आप क्वेश्चन, ठीक है। देखो गार्जियनशिप का मैं बता दूंगा, अभी गार्जियनशिप एक क्लास में और लूंगा, उसमें थोड़ा सा स्पेशल मैरिज एक्ट का थोड़ा बता दूंगा, हिंदू गार्जियनशिप का थोड़ा बता दूंगा, और मुस्लिम गार्जियनशिप का, इनका इनका एक साथ कवर कर दूंगा, ठीक है। एक क्लास लूंगा, अभी नहीं लूंगा, 4 दिन 5 दिन 6 दिन किसी भी दिन बाद, मुझे जिस दिन भी टाइम मिलेगा, थोड़ा मेरे भी एग्जाम चल रहे हैं, तो जिस दिन भी टाइम मिलेगा उस दिन ले लूंगा एक क्लास और लेके, उस दिन डाउट्स भी ले लूंगा, कोई डाउट होंगे, और थोड़ा स्पेशल मैरिज बता दूंगा, हिंदू गार्जियनशिप बता दूंगा, मुस्लिम का भी बता दूंगा, ठीक है। अब वक्त बहुत जान लो, आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म, ठीक है। वक्त क्या है? वक्त आप एक समय, सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लो कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी, ठीक है, जो आपने अल्लाह को दे दी, ठीक, कि भाई ये प्रॉपर्टी आज से अल्लाह की है, अब इसमें मेरा कोई राइट नहीं रह गया, उसे बोलते हैं वक्त, ठीक। तो वक्त जो है होता है कि टू डेडिकेट प्रॉपर्टी फॉर चैरिटेबल, स्पिरिचुअल, पायस एंड रिलीजियस पर्पज, ठीक है। मतलब आपने चैरिटेबल पर्पज के लिए, स्पिरिचुअल, पायस या किसी रिलीजियस पर्पज के लिए प्रॉपर्टी दे दी, हाँ सारे वीडियो अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो वो उसको बोलते हैं वक्फ, कि भाई आज से ये प्रॉपर्टी अल्लाह की है, इसमें मेरा कोई वो नहीं। हाँ, जो वक्फ होता है, हाँ मुस्लिम मॉस्क वक्फ होता है, मॉस्क वक्फ होता है, सुन लो पहले, सुन लो पहली बात, फिर बता दूंगा। वक्फ में क्या होता है कि इस्लामिक होना चाहिए, मतलब सेकुलर नहीं होना चाहिए, अगर वो सेकुलर हो जाएगा तो वो ट्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। इस्लाम के लिए होना चाहिए, इस्लाम के रिलीजियस पर्पज, इस्लाम के उसके लिए होना चाहिए, उसे वक्फ बोलेंगे। अगर वो सेकुलर
हो गया तो वो ट्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप सिर्फ इस्लाम के लिए, मतलब कि वो मैं इस्लाम मैनकाइंड के लिए ही उसमें पैसा या जो भी प्रॉपर्टी जाएगी वो मैनकाइंड के लिए जाती है, बट वो इस्लामिक होगा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं वक्फ। कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, मान लो आपके पास कोई घोड़ा है, आपने घोड़ा दे दिया कि भाई ये घोड़ा वक्फ में दे दिया कि ये घोड़ा है, ये आज से वक्फ में जाता है, तो वो जो वक्फ है उस घोड़े से जो भी कमाई या कुछ होगी वो सब वक्फ की होगी। ठीक, वो वक्फ माना जाएगा। कुछ भी आपने दे दी, कोई प्रॉपर्टी दे दी, कोई सम दे दिया, कुछ भी। ठीक है, मतलब ऐसी चीज जो यूज हो सकी। अब ये नहीं कि आपने खाना दान कर दिया, खाना दे दिया वक्त में, खाना नहीं। खाना तो यूज यूज होने के बाद परिसेबल, मतलब नॉन परिसेबल चीजें होती हैं जो दी जाती हैं वक्त में। ठीक है, अ, हाँ मतलब मैनकाइंड इस्लामिक होना चाहिए, वो इस्लाम के उसके लिए ही यूज होना चाहिए, रिलीजियस पर्पज होना चाहिए उसका। मतलब मॉस्क में, जैसे मॉस्क है तो मॉस्क में भी तो बहुत सारी चीजें होती है ना, कि मेंटेन करना, ये सब कई सारी चीजें होती हैं, बस आप जान लो वक्त में ना। तो वो अगर सेकुलर पर्पज, मतलब सेकुलर उसके लिए दिया जाएगा तो वो ट्रस्ट कहलाएगा, फिर वक्फ नहीं कहलाएगा। ठीक, अब क्या है कि वक्फ को क्या बोलते हैं? वक्फ मीन्स द परमानेंट डेडिकेशन बाय ए पर्सन professing Musalman faith of any property for any purpose recognized by the Musalman law as religious, pious और charitable। मतलब religious, pious और charitable पर्पज के लिए जो प्रॉपर्टी दी जाती है। ठीक है, अब ये क्या होती है, जैसे प्रॉपर्टी एक बार दे दी गई, अगर प्रॉपर्टी दे दी गई तो फिर वो प्रॉपर्टी अब आपको वापस नहीं मिलेगी, वो वक्फ हो गई, वो अल्लाह की हो गई और आपको दोबारा नहीं दी जा सकती। ठीक है, आप दोबारा उसे वापस नहीं ले सकते। ठीक, इसमें क्या होता है कि ओरली भी दे सकते हो, इन रिटर्न भी दे सकते हो। ठीक है, आप विल से भी दे सकते हो कि भाई विल बना गया कि इतनी इतनी प्रॉपर्टी वक्त में जाएगी। ठीक, अब काइंड्स ऑफ वर्क। वक्त दो तरह के होते हैं, पब्लिक वर्क और प्राइवेट वर्क। पब्लिक वर्क में जैसे ये मॉस्क ये सब भी है ना, ये भी पब्लिक वर्क में आते हैं, मॉस्क भी एक वर्क है। ठीक है, तो अगर जैसे जो पब्लिक होते हैं ना उसमें सबका अधिकार है, उसमें आप किसी को रोक नहीं सकते, मतलब सिर्फ मुस्लिम जाएंगे, मतलब मुस्लिम के लिए, मुस्लिम किसी पर्सन, मुस्लिम पर्सन को आप रोक नहीं सकते। ठीक है, नो मुस्लिम कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग इन ए पब्लिक मॉस्क ऑन द ग्राउंड दैट इट बिलोंग्स टू पर्टिकुलर सेक्ट और स्कूल। मतलब ये नहीं कि भाई ये सुन्नी लॉ का वक्फ है तो इसमें सिया नहीं जाएंगे, नहीं, मुस्लिम अगर मॉस्क है उसमें सब जाएंगे। ठीक है, कुछ प्राइवेट मॉस्क भी होते हैं, जैसे मान लो कोई मॉस्क है वो चार दीवारी के अंदर है, मतलब किसी के घर के अंदर है। ठीक है, तो वो फिर उसका प्राइवेट मॉस्क हो जाएगा, वो उसमें पब्लिक का वो नहीं होगा। ठीक है, और कुछ सेक्ट के लिए या किसी पर्टिकुलर फैमिली के लिए भी वक्त बनते हैं। ठीक है, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। इसमें एक जो क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, वो आया था मुतावली। मुतावली कौन होता है? मुतावली होता है मैनेजर ऑफ द वक्त। ठीक है, जो वक्त का मैनेजर होता है, मतलब जो उसकी देखभाल, जो 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 भी प्रॉपर्टी है, जो उसको उसका सिर्फ देखता, सुपरिटेंडेंट जो देखना एक तरीके से मैनेज करता है वक्त को, उसे बोलते हैं मुतावली। मैनेजर होता है वक्त का। उसके पास कोई भी ऑनरशिप राइट नहीं होते, वो उसको बेच नहीं सकता, उसको दे नहीं सकता किसी को। ठीक है, वो प्रॉपर्टी अल्लाह की है, आप ये समझ लो, वो प्रॉपर्टी अल्लाह की है, सिर्फ मेंटेन या जो मैनेज कर रहा है वो मुतावली करता है, उसे बोलते हैं मुतावली। मैं लिख देता हूँ मुतावली पहले। ठीक है, मुतावली, तो मुतावली क्या है? मुतावली है मैनेजर और सुपरिटेंडेंट ऑफ द वर्क। ठीक है, वो सिर्फ उसको मैनेज करेगा प्रॉपर्टी को, उसके पास कोई ऑनरशिप राइट नहीं होगा, उसका ऑनर नहीं है। ठीक है, सिर्फ मैनेजर है। तो मसीह देखो, मैंने वर्ड नहीं सुना है, देख लेना। मैं भी देख लूंगा, अगर कुछ ऐसा कुछ होगा तो बता दूंगा। मैंने ऐसा वर्ड नहीं सुना, देख लेना आप लोग भी। यहाँ पर सेकुलर का मतलब, सेकुलर में आपको एक बात, वो सेकुलर का मतलब नहीं बताया। सेकुलर बताया था कि जो वक्त का होता है सिर्फ इस्लाम के लिए होता है, इस्लामिक रिलीजियस पायस उसके लिए होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो ट्रस्ट और वक्त में क्या अंतर होता है? ट्रस्ट जो होते हैं, ट्रस्ट सुना होगा भाई, ये ट्रस्ट है। ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, चैरिटी आप करते हो। ठीक है, तो चैरिटेबल जो ट्रस्ट होते हैं ना वो सेकुलर होते हैं भाई, उसमें कोई भी पर्सन है सबके लिए वो चैरिटी, सबके लिए, मैनकाइंड सबके लिए होती है। इसमें वक्त में क्या होता है ना, वक्त में सिर्फ इस्लाम के लिए होता है। ठीक है, मुतावली मैंने आपको बताया सिर्फ मैनेजर होता है,
ठीक है, वो प्रॉपर्टी को देखेगा, उसकी देखभाल करेगा, लेकिन उसके पास कोई ओनरशिप राइट नहीं होते हैं। वो प्रॉपर्टी को किसी को दे नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। प्रॉपर्टी हमेशा अल्लाह की है, अल्लाह की ही रहेगी। ठीक है, ऑनर होता है अल्लाह। ठीक है, वक्फ का ऑनर माना जाएगा, सिर्फ अल्लाह को माना जाएगा कि अल्लाह है, वो प्रॉपर्टी जो है वो अल्लाह की है। मतलब एक समझ लो आप, अल्लाह की समझ लो, गॉड समझ लो, कुछ भी। ठीक है यार, दरगाह और ये सब तो, दरगाह भी आते हैं वहां पे, देखो हिंदू जाते हैं, हिंदू को ऐसा मना किसी को नहीं किया जा सकता। बट जो पर्सनल लॉ में ये लिखा हुआ है कि भाई कोई भी मुस्लिम है, आप उसको रोक नहीं सकते पब्लिक मॉस्क में जाने के लिए। दरगाह भी उसी में आएगा। ठीक है, हिंदू भी जाते हैं भाई, हिंदू को भी नहीं मना है, बट उसमें लिखा नहीं हुआ है, कहीं मना नहीं किया गया है कि हिंदू नहीं आएंगे। उसमें यही लिखा हुआ है कि किसी भी मुस्लिम को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। तो अब अगर ये नहीं लिखा है हिंदू कि भाई हिंदू नहीं जा सकते, तो हिंदू जाएंगे। ठीक है, नहीं, हिंदू सक्सेशन एक्ट कवर करने की जरूरत नहीं है। हिंदू सक्सेशन एक्ट बहुत बड़ा है, बहुत कुछ हिंदू सक्सेशन एक्ट में आता है, आपसे हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट? आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ कंप्लीट हो गया है, अब इसमें ऐसी कोई चीज नहीं बची है। आप लोग अगर कोई ऐसा डाउट हो, वीडियो लेक्चर जब अपलोड हो जाएगा तो एक एक दो दो बार देख लेना। अगर कोई डाउट हो तो मैं कुछ दिन बाद एक क्लास और लूंगा, उसमें कुछ चीजें जो आपकी रह गई हैं या कुछ चीजें आपके उसमें नहीं आएंगी, जैसे गार्जियन वार्जियनशिप एक्ट ये सब ना आएगा नहीं, बट मैं आपको थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू दे दूंगा नॉलेज के लिए, बट ये सब आता नहीं है। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर कुछ हो तो एक डाउट अपना पूछ लेना, मैं फिर इस क्लास में लूंगा तो डाउट ले लूंगा। और ऐसा कुछ अभी डाउट नहीं है ना? चलो ठीक है, चलो तुम लोग ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक अच्छे यू से सर। तैयारी करो, कोशिश करो कि सबका एग्जाम निकल जाए, मुझे भी खुशी होगी कि भाई सबका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो अब टाइम आ गया है कि जितना अच्छे से पढ़ पाओ, कुछ नई चीजें जो पढ़नी है ना, वो अभी 5-6 दिन और 6 दिन, एक हफ्ते पढ़ लो, उसके बाद ना रिवीजन बहुत मस्त है। रिवीजन जितना करोगे उतना अच्छा है रिवीजन, क्योंकि लास्ट टाइम पे एग्जाम में क्या होता है ना कि जब आप जाओगे ना तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपने रिवीजन किया नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन है, इजी इजी क्वेश्चन जो आपको आते होंगे, आप सिर्फ कंफ्यूजन में गलत कराओगे। ठीक, तो रिवीजन अच्छे से कर लेना, जो भी अब नई चीजें 5-6 दिन पढ़ने के बाद ना रिवीजन करो, और प्रैक्टिस करो, तो मॉक सॉल्व करो, मॉक्स जितना दे पाओ मॉक्स दे दो, मॉक्स का बहुत फायदा मिलता है। ठीक है, सर आपकी कॉपी चलो पहले पहले आप लोग करो, जब सिलेक्शन हो जाए तो बताना। ठीक है, चलो फिर, सभी को नमस्ते। मैं स्क्रीनशॉट ले ला रहा हूँ, जो जो कह रहा है पार्टी दूंगा, ऐसा स्क्रीनशॉट लेके रखूंगा। ठीक है, चलो बाय, एंड करते हैं मीटिंग।